चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने चैप्टर 1 कम्प्लीटली पढ़ लिया था और उसका पूरे का एक टेस्ट भी हमारा हो गया। और आपको पता ही है कि आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद वो कट चुका है ना। तो दूसरा हमें नहीं पढ़ना है, हमें तीसरा पढ़ना है सीधा, ठीक है। लेकिन आपको बहुपद में से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए कि जो तीसरे चैप्टर में एक तरह से मैं कहूँ उसका प्रयोग हुआ है ना। तो वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, तो तीसरे चैप्टर का नाम है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब क्या होता है दो चर में रैखिक समीकरण? और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व। वैसे तो पूरे मैंने पीछे बता रखा है कि पूरे गणित का कितना बड़ा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। कोई जगह, कोई स्थान, कोई ऐसा काम नहीं बचा हुआ है जिसमें हमारा गणित प्रयोग नहीं होता है। तो गणित का बहुत बड़ा प्रयोग है। आप बहुत अच्छे से पढ़िए और अच्छे से उसे समझिए, तभी समझ में आएगा, है ना। बाकी वैसे नहीं आएगा। तो देखिए, तीसरे चैप्टर का नाम है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका प्रयोग ज्यादातर तक मैं आपसे बताना चाहूं तो आपने देखा होगा कि जो सड़क बनती है वो कभी सीधी नहीं होती है। मतलब कि एक तरह से सड़क के बीच में एक ढाल दिया जाता है कि उसका पानी इधर को और इधर को ढल जाए, है ना। या मैं कहूँ कोई पुल बनता है तो आप उसका ढाल देखेंगे किस तरीके का बनाया जाता है। तो वो इस चैप्टर का रूल होता है उसमें। आप कहेंगे उसमें कहाँ से हुआ, ये तो मिस्त्रियों ने बनाया। लेकिन मेरे भाई जो पीछे इंजीनियर बैठा है ना, जो उसे ग्राफिक बना रहा है, यानी कि ग्राफिक पहले उसे लैपटॉप पे या सिस्टम पे बना रहा है, ग्राफिक तरीके से बना रहा है, तो उसने इसका प्रयोग किया है। उसने इस रूल का, इस सूत्र का, या मैं कहूँ इस चैप्टर का प्रयोग किया है, तब जाके वो बना है, ठीक है। और गेम में इस चैप्टर का सबसे ज्यादा प्रयोग है, क्योंकि आप देखते हो हर चीज ग्राफिक से बनी हुई है और ग्राफिक में इसका प्रयोग है, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत बेसिक से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब चैप्टर का नाम क्लियर करेंगे। सबसे पहले जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, जैसे पहला भी पढ़ाया था, तो उसका चैप्टर का नाम ही क्लियर होना चाहिए, है ना। बेसिक पता होगा तो चैप्टर अच्छा समझ में आएगा। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले लिखा है दो। तो दो मीन्स तो दो है, सीधा सीधा कि दो संख्या है ना, क्या है दो। चर मीन्स क्या होता है, चर। तो आपने चर और अचर पढ़े होंगे। चर होता है कि वह राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो चर होता है, और जिसका मान निश्चित होता है वह अचर होता है, ठीक है। तो चर अचर आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो हम बता रहे हैं कि चर क्या होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। तो चर में आपके आते हैं एक्स, वाई, जेड। ये आप अल्फाबेट के लास्ट के जो नंबर हैं, लास्ट के जो हमारे अल्फाबेट हैं, वो क्या होते हैं, चर होते हैं। या ए बी, ये भी एक चर है, क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं है, क्योंकि समीकरण में होंगे, किसी भी चीज में होंगे, हल करके ये अलग अलग मान आएंगे, है ना। और जैसे 2, 3, 5 ये अचर है, क्योंकि इनका मान निश्चित है। अब 5 का मान आप बताइए कुछ और होता है क्या? नहीं होता ना, 5 ही होता है सिंपली। चलिए, चर क्लियर हुआ। रैखिक मिस होता है कि किसी की भी घात अधिकतम 1 होना, अधिकतम घात 1। रैखिक मिस होता है अधिकतम घात 1, कि उसमें अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, तभी वो रैखिक कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। उस समीकरण युग्म समीकरण क्या होता है, तो हमने पिछला जो चैप्टर है बहुपद जो कट गया है, उसमें था एक रैखिक बहुपद। आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो कट गया है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता था कि जैसे 2x + 3, ये क्या था, रैखिक बहुपद था। क्योंकि इसमें देखो चर की जो x चर है हमारा, उसकी घात अधिकतम 1 है। जैसे 3x + 2y, ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि चर 2 है भले ही, लेकिन घात कितनी है, अधिकतम 1 है, तो ये रैखिक है, ठीक है। जैसे 3x + 2y + 6z, ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें देखो चर की घात भले 3 4 हो, लेकिन घात अधिकतम 1 ही है, ठीक है। अगर
अगर मैं इस बहुपद में बराबर जीरो लगाए दें, बराबर जीरो लगा दें तो ये बन जाती है रैखिक समीकरण। क्या बन जाती है? रैखिक समीकरण। देखो अगर इसमें भी मैं जीरो लगा दूं या कोई संख्या लगा दे, या कोई संख्या लगा दे, जैसे 7 लगा दे या 2 लगा दे, तो ये क्या बन जाते हैं? रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण ये एक चर में रैखिक समीकरण, कितने चर में? एक चर में। और ये कितने चर में? 2 चर में, क्योंकि देखो एक चर x है और दूसरा चर y है। और ये कितने चर में? 3 चर में। देखो एक x, दूसरा y और तीसरा z। तो ये एक चर में रैखिक समीकरण है, ये 2 चर में रैखिक समीकरण है, ये 3 चर में रैखिक समीकरण। हमें कितने चर में पढ़ना है? 2 चर में। हमें पढ़नी कौन सी समीकरण? ये वाली समीकरण। हम पूरे जो हमारा ये चैप्टर है उसमें ये वाली समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो क्लियर आपको समीकरण क्या है? और यह मैं कहूं कि एक राशि, 2 राशियों के बीच जो समानता को दर्शाए वह समीकरण होती है। ये भी आप हो सकता है ना, ये भी होता है इसका कि 2 राशि होंगे हमारे पास, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने हैं, उनके बीच का समानता दर्शाई जाएगी, उनके बीच संबंध दर्शाया जाएगा कि किस तरीके से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अब आता है, देखो इसकी जगह मैंने डाल दिया कि 2x + y बराबर 0। जहां y बराबर 0 या बराबर कुछ होगा तो वो रैखिक समीकरण होगी और अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि 2x² + 3y बराबर 0, क्या रैखिक समीकरण है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि घात अधिकतम 1 नहीं है, घात 2 है। और हमने पढ़ा है कि रैखिक में से होता है घात अधिकतम 1, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, रैखिक समीकरण क्या होगी? अधिकतम घात 1 होना। चलिए अब देखिए युग्म मतलब क्या होता है? युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब होता है जोड़ा। आपने पढ़ा होगा युग्म में से होता है जोड़ा, किसी चीज का जोड़ा लेना, है ना? 2 चीज होना मतलब युग्म मतलब जोड़ा, कि जोड़ा आएगा हमेशा। तो पूरे का क्लियर हुआ कि 2 चर वाले रैखिक मतलब अधिकतम घात, और समीकरण मतलब कि बहुपद के आगे अगर 0 लगा देंगे, कुछ लगा देंगे, ये समीकरण हो जाएगी। और युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो हमें क्या पढ़ना है कि युग्म पढ़ना है, और 2 रैखिक समीकरण वाले समीकरण युग्म पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक चर मतलब 2 चर वाले समीकरण का व्यापक रूप। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, वाले नहीं करें क्योंकि एक है ना 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या है? तो वो है ax + by + c बराबर 0। तो ये होता है हमारा कैसा व्यापक रूप? किसका? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। युग्म नहीं यूज हुआ, युग्म नहीं आया, क्योंकि युग्म मतलब इसके जैसा एक और आना है। युग्म मतलब इसके जैसा एक और आना है। पहले इसे एक्सप्लेन करेंगे फिर वो पढ़ेंगे। तो देखो ये देखिए कि 2x + 5y + 3 बराबर 0, क्या ये रैखिक समीकरण है? क्या ये रैखिक 2 चर में रैखिक समीकरण है? बिल्कुल है। आपको दिखाई दे रहा है एक चर x है, दूसरा चर y है, और बराबर 0 भी है, और या इसे बराबर लेके जाए तो ये बराबर -3 होगा। तो ये क्या है? 2 चर में रैखिक समीकरण है, युग्म नहीं है ना? तो एक की बात करें तो ये फॉलो हो जाएगा। चलिए, और 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, ऐसे करते हैं। मतलब इनका व्यापक रूप ही पढ़ रहा हूं मैं, है ना? ये भी व्यापक ही रूप था। ये किसका था? कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। इसमें 2 चर होंगे और रैखिक समीकरण होगा। चलिए, तो इसमें क्या होगा? देखो होगी तो समीकरण यही बस बन लग जाएंगे। b1y + c2 बराबर 0, ये 2 है, सॉरी। तो ये हुई हमारी 2 चर में
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो दो युग्म है, मतलब दो समीकरण है तो युग्म है, और दो चर में है देखो एक चर दो चर, एक चर दो चर, और क्या है रैखिक है, क्योंकि देखो अब चर की अधिकतम घात कितनी है, एक ही है, एक से ज्यादा होती तो ये क्या रैखिक नहीं होते हैं, तो एक ही है, एक है, ठीक है। अब एक बात यहां से एक चीज और होती है कि हमेशा ये जो ए है, ये जो ए है या बी है, ये कभी जीरो नहीं होता है कि a इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, या ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जीरो के नहीं होता है। ये बात आपसे पूछ ली जाती है, क्योंकि देखो अगर यहाँ जीरो आ जाएगा, अगर यहाँ जीरो आएगा तो ये जीरो बन गया, अब दो चर कहाँ से रह गए, ये तो खत्म हो गया, एक ही चर रह गया, या यो जीरो आ गया तो दो चर कहाँ से रह गए। देखो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ए अगर ए जीरो हुआ तो ये जीरो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो देखिए ये जीरो हो गया, ये हो गया बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो ये दो चर में कहाँ रह गया, ये तो एक ही चर में रह गया ना, तो इसलिए ये ए बी इक्वल नहीं होता है, ना ए और ना बी और ना ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये बात इसमें भी फॉलो करेगी इन दोनों में, है ना, ए का मान या बी का मान कभी जीरो नहीं हो सकता है। चलिए ये क्वेश्चन आ जाता है, और दूसरी बात, आप सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है शुरू में जो दी है किताब की बुक की, शुरू में चैप्टर से चालू आप पहले अपने आप पढ़ेंगे, उसे एक से दो बार पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, ठीक है। मैं उसकी मुख्यतः बातें बता रहा हूँ, बहुत बातें नहीं बता सकता, है ना, तो आप किताब का चैप्टर जो क्लियर पढ़िए अच्छे से, और उसकी जो मेन बातें हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना है विस्तार से, अगर पढ़ना है अच्छे से समझना है और चैप्टर को गहराई से लेना है तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है कि इन समीकरणों को हल किया जाता है, और उसमें हमारी आती है दो, ये तो लिख ही रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक करते हैं ग्राफीय विधि से, किससे, ग्राफीय विधि से, और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि क्या होती है, बीजगणितीय विधि। तो हम ग्राफीय विधि पढ़ने वाले हैं, आपको पता है चैप्टर में ग्राफीय विधि है, और बीजगणितीय विधि में तीन विधि आती है, कितनी विधि आती है, तीन। एक आती है हमारी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी आती है हमारी विलोपन विधि, और तीसरी आती है हमारी वज्र गुणन विधि। तो हमें इस पूरे चैप्टर में ये चार विधियां पढ़नी है, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। अगर ये आपने चार ही विधि है और बहुत अच्छे से पढ़नी है, यही चारों विधि पढ़नी है, इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एक को ग्राफीय विधि को भी और प्रतिस्थापन को भी, विलोपन को भी और वज्र को भी, इनके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम पूरे चैप्टर का बेसिक पढ़ रहे हैं, तो पूरे चैप्टर में जितनी बातें होने वाली है एक साथ बता रहे हैं, और जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब भी थोड़ा थोड़ा उसके पहले का जो बेसिक है वो बताते चलेंगे। चैप्टर के जो शुरू का प्रश्नावली के जैसे बेसिक आएगा 3.1 का बेसिक, 3.2 का, तो थोड़ा थोड़ा उसके बाद शुरू में रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन, चारों का। अब देखते हैं ग्राफीय विधि कि ग्राफीय विधि क्या होती है। तो आपको जैसे कि नाम से ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ग्राफीय विधि, कि इसमें क्या होगा, ग्राफ का यूज होगा, कि हम सवाल को किस तरीके से हल करेंगे, ग्राफ की मदद से हल करेंगे, या किसी की आयु या कुछ भी दर्शाएंगे वो ग्राफ से हल करेंगे, ग्राफ से बताएंगे कि उसकी आयु कितनी है और उसकी आयु कितनी है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे मैं कोई आपको समीकरण लेके दिखा दूंगा कि 2x + 3y = 6, ये एक क्या है, रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण है, ठीक है, और दो चर में है, आपको दिखाई दे रहा है एक चर दो चर, और रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, क्योंकि युग्म जोड़ा होता है तो दूसरी होती है, तो एक ही मैं ग्राफ पर दर्शा के बता रहा हूं, आप इससे ही समझ लेंगे कि ग्राफ से कैसे करेंगे। तो इसके आपको मान निकालने पड़ेंगे, एक्स का भी और वाई का भी, है ना। तो कालिए
तो x बराबर सबसे पहले 0 लेने पर आप एक नाम देंगे, तो 2 गुणा 0 प्लस 3y बराबर 6, और 3y बराबर आ गया 6, और ये कटेगा y बराबर आएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से आप आपकी बार y बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0 लेने पर तो 2x ऐसे ही प्लस 3 गुणा 0 बराबर 6, यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये 2x बराबर 6, ये देखो 2 बटे में जाएगा तो ये कट जाएगा, तो x बराबर आएगा 3। तो आपको एक टेबल मिलेगी किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बना रहे हैं x y, जब आपने x का मान 0 लिया तो y का कितना निकल गया 2, जब आपने y का 0 लिया तो x का कितना निकल गया 3। ये इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको ग्राफ पेपर लेना है, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा ऑलरेडी। ठीक है, अगर ग्राफ का सवाल आता है तो, वरना मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको कि ग्राफ पे कुछ आपको लाइनिंग मिलेंगी, खाने बराबर बराबर कटे होंगे, है ना। तो उस पे ये वाला जो होता है हमारा x और x डैश एक्स होता है, और ये y और ये y डैश एक्स होता है, और आपको पता है ये मध्य बिंदु जो होता है ये 0 होता है। कितना होता है 0, और आगे की तरफ ये पॉजिटिव में चलते हैं हमारे मान, प्लस में, यानी कि प्लस का अगर मैं मान दर्शाऊं तो 1 2 3 4 5, और ये डैश इस तरीके से चलता है। ये यहाँ पर मान लो -1 है, -2 है, -3, और ये प्लस में चलता है कि 1 2 +3 +4 +5, और ये माइनस है, -1 -2 -3, इस तरीके से। तो हम अपने ग्राफ पे इस तरीके से ये बना लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं x पे कितना चल रहा है हमें 0, तो x पे हम 0 पे खड़े हो गए, इतना ही तो चल रहा है, चल गए। और फिर देखेंगे नीचे वाला y पे कितना चल रहा है 2, तो y कहाँ है ऊपर है ना, तो 1 2 ये चल गए। ये बिंदु हमें कौन सा मिला 0,2, ये बिंदु कौन सा मिला हमें 0,2, हमने दर्शा दिया। अब देखेंगे x पे कितना चल रहा है 3, तो 1 2 3, x पे 3, अब y पे कितना चल रहा है 0, तो 0 तो ये हो गया, तो ये मिला हमें 3,0। अब ये वाला और ये वाला बिंदु आपको मिला, इससे आप इस तरीके से रेखा देते हैं, और ये रेखा जो आई ये समीकरण है कि 2x प्लस 3y बराबर 6, ये हमारा इस तरीके से ग्राफ होता है। ठीक है, आपको समझ में आया। चलिए अब देखेंगे हम दूसरी विधि, कि दूसरी विधि क्या आती है, इसे मैं रब कर रहा हूँ, इसी तरीके से सवाल सोल्व होंगे। चलिए तो दूसरी विधि देखेंगे। दूसरी विधि में हमारी 3 विधि आती है, बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय विधि 3 विधि आती है। पहली आती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो इसे देखिए ये क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है सब कुछ कि प्रतिस्थापन विधि, प्रति यानी कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है प्रति, मतलब एक दूसरे के प्रति, यानी कि मैं कहूं कि आपको जैसे कि 2 समीकरण मिली या 2 चीज, देखो ये एक मार्कर है, ये 2 मार्कर है ना। इस क्या करेंगे कि इसमें से एक को क्या कर देंगे प्रतिस्थापन कर देंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक से मान काल करके दूसरी इक्वेशन में डाल देना, यानी कि दूसरी जगह डाल देना, और दूसरी जगह डाल के उसका मान आएगा, और वो मान फिर से उसमें इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। यानी कि एक इक्वेशन से मान आपको निकालना है और दूसरी इक्वेशन में प्रतिस्थापन करना है, यानी कि उठा के रखना है, और जो आएगा फिर उसे हल करके फिर उसे उस वाली इक्वेशन में रखना है दूसरी में, और हमारा सवाल हो जाता है। तो इसे ही बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए कैसे, मैं 2 समीकरण लेकर दिखा रहा हूं आपको। माना एक समीकरण ये है और दूसरी ये है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालिए बराबर 3, x बराबर 3 माइनस y, तो x का मान आया 3, x का मान समीकरण नंबर 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे मतलब तो उठा के इसे, देखो मैंने करा ना, ये जो मैं बता रहा था ये करा ना, कि इससे एक मान काला, चाहे आप y का काल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काल के इसमें रख देंगे दूसरी में। दूसरी क्या है देखिए ध्यान से, 2x प्लस 3y बराबर 1, क्या किसका x का रखना है, x का मान कितना रखना है 3 माइनस y प्लस के 3y बराबर 1।
तो ये देखिए, ये 3y में से 2y गया खाली, तो कितना बचेगा 2y, और ये 3 इधर जाएगा माइनस का, y बराबर आएगा, ये बचा माइनस का 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, y बराबर माइनस का 1। देखो निकल गया मान। एक से क्या करा, उठाया और उसे दूसरी में रख दिया, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया, उठा के रख दिया और दूध हमारा मान आ गया। अब ये मान उठा के समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो कर देंगे। एक क्या थी, x प्लस वाई बराबर 3, y का कितना रखना है, माइनस का 1 बराबर 3, x बराबर ये प्लस का हो जाएगा और इधर जाके ये 3 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। तो ये थी हमारी कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन, यानी कि एक समीकरण से मान निकालना, दूसरी में डालना और जो आए मान हल करके उसे समीकरण नंबर 1 में फिर से डालना, ये होती है प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि आती है हमारी विलोपन विधि। दूसरी कौन सी विधि आती है, विलोपन विधि। विलोपन विधि को देखिए, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है, जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट है कि विलोपन विधि, विलोप यानी कि इसमें हमें विलुप्त करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक मान को विलुप्त, कि इसे छुपा दो और वो है क्या, दूसरे का मान निकल जाएगा और जो आएगा वो किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 1, ये है। और आपको 2 इक्वेशन दी है ये वाली, और हम क्या करेंगे कि किसी एक को, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है x है और y है, दोनों के गुणांक बराबर है, दोनों गुणांक बराबर है, तो एक को क्या कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर हल करेंगे, x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 1 लिखेंगे कि क्या कर रहे हो, जोड़ने पर। अगर मैं इसे जोड़ दूं समीकरण को प्लस, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है प्लस माइनस कट जाता है, प्लस माइनस कट जाता है, ये बचे 2x बराबर, ये क्या बचे 3, x बराबर आ गया 3/2। और ये मान ठाके आप समीकरण किसी में भी रख दिए, आपका आंसर x का मान समीकरण नंबर 1 में, एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 2 और किसका रख रहे हैं, x का 3/2 प्लस वाई ऐसी बराबर 2, वाई ऐसी 2 माइनस 3/2, ये 2 इधर गया, 4 माइनस 3/2, 1/2 आंसर वाई का। इस तरीके से ये होते हैं हमारे विलोपन। देखो विलोपन, मैंने बाई को क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया, इसे यहाँ से खत्म कर दिया, उड़ा दिया। विलुप्त मतलब खत्म कर दिया, मतलब छुपा दिया कि बाई खत्म, अब बचा क्या, x का मान आ गया, और जो x का मान आया वो समीकरण नंबर 1 या 2 में आप कोई में भी रख सकते हैं और आपका मान बाई का होगा। ये होती है हमारी कौन सी विधि, विलोपन विधि, आपको नाम से स्पष्ट होना के लिए। चलिए अब देखते हैं लास्ट विधि है, उसका नाम है वज्र गुणन विधि। वो क्या होती है, आपको केवल ये इसका सार बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं ना। चैप्टर जब करेंगे बिल्कुल शांति से करेंगे और बहुत स्लो करेंगे, और आपको हर चीज आपके दिमाग में घुस दूंगा, बस आप पढ़ते रहिए। देखिए तीसरी होती है वज्र गुणन विधि। देखो आपको नाम से थोड़ा पता चला, वज्र मतलब होता है क्रॉस, वज्र मतलब होता है क्रॉस के, इसकी तिरछी, एक तरह से मैं कहूँ तिरछी गुणा, गुणा मतलब गुणा और विधि मतलब मेथड होता है, और वज्र मतलब होता है क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल मेथड, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल, ये होता है इस तरीके से। और ये विधि कैसे यूज की जाती है वो मैं आपको जब सवाल कराऊंगा उसमें बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं हो सकती है, ये थोड़ी समझने के होगी, ठीक है। तो आप बस ये कर लेंगे, इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल, क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल। जैसे मैं कहूँ कि अगर इधर कोई मान है इधर, और इसकी अगर क्रॉस मल्टीपल कर दे इस तरीके से और उसे हल करें फिर, तो ये होती है हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये होगा हमारा वज्र गुणन विधि। क्या होगा, वज्र गुणन विधि होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारी इस वीडियो में आपको बेसिक समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको तीसरे चैप्टर का बेसिक बहुत पसंद आएगा, ठीक है। और बेसिक है, पूरे चैप्टर का है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन जब चैप्टर कराऊंगा एक एक विधि को विस्तार पूर्वक बताऊंगा और उसे हल करूंगा, ठीक है। आप पे आने वाली है सारी विधि।
आप बस क्लियरिटी अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।